हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए भारतीय भूगोल का पार्ट 4 लेके आया हूं, जिसमें आज हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत के द्वीप, मूंगा द्वीप और प्रवाल द्वीपों का निर्माण किस तरीके से होता है। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे देश के अंदर कौन कौन से द्वीप कहाँ कहाँ स्थित हैं। उनमें से मूंगा द्वीप, जैसे मूंगा चट्टानें होती हैं, मूंगा चट्टानों से बना हुआ एक छोटे छोटे टापू होते हैं, द्वीप होते हैं, तो उनके बारे में जानकारी लेंगे। और वही जो मूंगा द्वीप जो होते हैं, मूंगा जो द्वीप बनता है, चट्टानें जो बनती हैं, जिन्हें प्रवाल जीवों के द्वारा बनता है, वो प्रवाल जीवों का निर्माण कैसे होता है, वह क्या करते हैं, इनके बारे में भी आज हम जानकारी लेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इस मैप के अंदर, भारत का जो मैप है उसके अंदर देख रहे हैं, भारत में उत्तरी क्षेत्र की तरफ जो उत्तरी भारत का क्षेत्र है उसमें हम द्वीप और मूंगा द्वीपों का निर्माण नहीं देखते हैं, वहाँ पर नहीं है। बल्कि कहाँ पे हमारे हैं? दक्षिण के क्षेत्रों के अंतर्गत, जहाँ पर हमारा समुद्रों से लगा हुआ जो तटीय क्षेत्र है, समुद्रों से लगा हुआ जो हमारे राज्य होते हैं या समुद्रों के अंदर का जो क्षेत्र, भारत का जो क्षेत्र होता है, वहां पर हमारे द्वीप हैं। ठीक है। द्वीप जैसा आप जानते हैं, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है वह क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। तो द्वीप जो हमारे देखेंगे, तो आप देखेंगे सबसे पहले ये गुजरात के नीचे का जो क्षेत्र है, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपका अलियाबेट द्वीप देखने को मिलता है। ठीक है। इसी से नीचे आते हैं तो लक्षद्वीप जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर वह भी एक द्वीप है, और वह पूरे का पूरा क्या है? मूंगा चट्टान का द्वीप है। ठीक है। उसी से थोड़ा सा नीचे और आते हैं तो हम दो दो द्वीप और देखते हैं, एंड्रोथ और मिनिकॉय। एंड्रोथ जो है वह बड़ा द्वीप है। ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पश्चिमी क्षेत्र के द्वीप देखने को मिलते हैं। ये पश्चिमी क्षेत्र के अंदर हमारे द्वीप हैं, और इसी के साथ पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत भी हमें द्वीप देखने को मिलते हैं, जिनमें क्या है? हवीलर द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, पम्बन द्वीप, जो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में रामेश्वरम तक जाने का जो रास्ता है, ये यहीं से बनता है, पम्बन द्वीप से ही होकर बनता है। तो ये रामेश्वरम का क्षेत्र जो देखने को आपको देख रहे हैं, वहाँ पर पम्बन द्वीप है एक। ठीक है। इसी तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारा है, ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके अंदर हम देखने को हमें ये मिलता है कि यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे द्वीपों में बटा हुआ है। जैसे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, और हमारा सबसे जो दक्षिणतम बिंदु जो है वो यही ग्रेट निकोबार ही द्वीप समूह देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये हमारे द्वीप हैं जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखते हैं दोस्तों, जो उत्तरी अंडमान में सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान का जो क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र, आपने देखा कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इसमें जो उत्तरी जो सबसे ऊपरी क्षेत्र जो उसका है, उत्तरी अंडमान है। यहां पर क्या है? सैडल पीक नाम का एक ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा, वह है मध्य अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। देखिए, ये है आपका उत्तरी अंडमान से जस्ट नीचे, इनके क्रम भी कई बार पूछे जाते हैं। सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान है, फिर इसके बाद मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। इसके बाद 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री जो चैनल है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। अब देखिए, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, 10 डिग्री चैनल कहाँ से होकर गुजरता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीचों बीच से होकर गुजरता है, जिसमें जो उसका ऊपरी वाला जो क्षेत्र है वो लिटिल अंडमान है, और उसके नीचे वाला जो द्वीप है वो कार निकोबार है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीचों बीच
10 डिग्री चैनल आपका देखने को मिलता है। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर है, जो 6 डिग्री 4 मिनट है। जब मैं आपको अक्षांशरी और देशांतरी रेखाओं के बारे में पढ़ा रहा था, तो भारत का जो अक्षांशीय नीचे का जो अक्षांशीय पॉइंट था वो 8 डिग्री कुछ मिनट था। लेकिन यहाँ जब हम अगर अंडमान निको अपने द्वीप समूहों को भी देख लेते हैं, तो सबसे नीचे का जो द्वीप समूह है, सबसे नीचे का जो द्वीप समूह है, ये वाला जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, ये आपका 6 डिग्री 8 मिनट 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट पर देखने को मिलता है। हमारा सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट है वह इंदिरा पॉइंट, इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलता है और 6 डिग्री 4 मिनट इसका दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है। भारत में नारकोंडम द्वीप एक सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। नारकोंडम द्वीप, एक भारत के अंदर नारकोंडम द्वीप है, वह क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। सुषुप्त मतलब जो बार बार जिसके अंदर उद्गार नहीं हो रहे हैं, वो क्या हो गया है? एक बार उसके अंदर कभी ज्वालामुखी आया होगा और उसके बाद कई वर्षों के लिए वो क्या हो गया? सुषुप्त हो गया, सो गया। तो इस तरीके से जो नारकोंडम द्वीप है एक सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। एक बैरन द्वीप है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप जो है हमारा भारत का ही क्षेत्र है और वह क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत के रूप में जाना जाता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है यहीं पर बैरन द्वीप है आपका, जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत के रूप में जाना जाता है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये मैंने दिखाया है आपका पश्चिम की तरफ आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप क्या है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कवरत्ती है, जैसे मैंने पिछली आपको वीडियो में आपको बताया था इसके बारे में। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है, लक्षद्वीप जो है उसका पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा लक्षद्वीप फैला हुआ है। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो एंड्रोथ है। ठीक है जी, एंड्रोथ है। लक्षद्वीप के दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप, ये देखिए बिल्कुल दक्षिण में क्या है? मिनिकॉय द्वीप है। ठीक है, ये मिनिकॉय द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप है, अर्थात लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है, मतलब लक्षद्वीप को अगर हम देखें तो ये पूरी मूंगे की चट्टान से बनी हुई द्वीप है। मूंगे की चट्टान से बनी हुई द्वीप है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्रवाल द्वीप का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि प्रवालों से जो मूंगा जो बनता है वो प्रवालों से बनता है। ठीक है, तो इसका निर्माण क्या है? मूंगा चट्टानों से हुआ है लक्षद्वीप का। इसके बाद नेक्स्ट जो नोट है वो है हुगली नदी के मुहाने पर 2 द्वीप है। हुगली नदी, अब देखिए हुगली नदी कहाँ? पश्चिम बंगाल जो गंगा है, गंगा का जब आगे आते आते जब कोलकाता के अंदर कोलकाता के मुहाने पे प्रवेश करती है तो और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के अंदर चले जाती है एक है, तो वो हुगली, वहाँ से हुगली नदी, और उसी के मुहाने पर आपके 2 द्वीप है। ठीक है, नंबर 1 गंगा सागर द्वीप और दूसरा है नियोमोर द्वीप, जो कलकत्ता में। ठीक है, हुगली नदी कलकत्ता में आपका हुगली नदी आपको देखने को मिलती है, जो आके गंगा के साथ ही मिल जाती है और पूरा आगे आपका बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है डेल्टा बनाते हुए। आगे देखते हैं साथियों, उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप है। उड़ीसा में, ये देखिए उड़ीसा आपका ये क्षेत्र उड़ीसा का है, यहाँ पे व्हीलर द्वीप है, यहाँ पर है आपका व्हीलर द्वीप, ये है यहाँ पे मुहाने पर, बिल्कुल मुहाने पर। ठीक है, व्हीलर द्वीप है। यहाँ मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। ये जो भारतीय जो मिसाइलें हैं, आप देखते हैं उड़ीसा में ही इनका मिसाइलों का परीक्षण होता है, और वो भी कहाँ? आपका जो व्हीलर द्वीप है वहाँ पर आपका किया जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आंध्र प्रदेश के तट पर श्री हरिकोटा द्वीप। अब देखेंगे एक द्वीप आपको यहाँ भी देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बिल्कुल मुहाने पर श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप है, जो क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ पर हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है। इसके बाद तमिलनाडु के तट पर एक पम्बन द्वीप है जो मन्नार की खाड़ी में है, यहीं पर रामेश्वरम है। अब ये देखेंगे आप, जो श्रीलंका और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है बीचों बीच, यहीं पर एक पम्बन द्वीप है जो भारत का भारतीय पम्बन द्वीप है, यहीं पर रामेश्वरम, यहीं पर रामेश्वरम है। ठीक है, जहाँ तक हम जाते हैं, देखते हैं हम रामेश्वरम में जाते हैं ना, तो यही पम्बन द्वीप पर हम रामेश्वरम में जाते हैं। ठीक है साथियों, इस तरीके से मैंने आपको जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट द्वीप थे जो परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए हैं, उनकी जानकारी मैंने आपको दी कि हमारे जितने भी द्वीप हैं उनमें मूंगा द्वीप कौन से हैं। ठीक है, उसकी भी मैंने आपको जानकारी दी। जैसे कि लक्षद्वीप, मैंने बताया आपको कि लक्षद्वीप हमारा पूर्णतः मूंगा चट्टानों का द्वीप है। और अब मैं आपको बताता हूं कि ये मूंगे का निर्माण कैसे होता है। ये जो प्रवाल जीव होते हैं, ये होते क्या चीज़ है, ठीक है, जिनसे मूंगा चट्टानों का निर्माण होता है। तो देखेंगे साथियों, हमारा टॉपिक प्रवाल जीव क्या होता है। प्रवाल जीव जो है समुद्र के तट के पास छिछले भाग में पाया जाता है। समुद्र का छिछला भाग आप उसे कहेंगे जहां पर पानी क्या होता है, जहां पर क्या होता है, थोड़ा सा ऊंचाई होती है और पानी नीचे पृथ्वी, मतलब समुद्र के अंदर पानी दिख रहा हो, समुद्र के अंदर जो जमीन है वो दिख रही होती है, वहां पे छिछला पानी कहते हैं। ठीक है, वहां पर पाए जाते हैं। ये 2 सेंटीमीटर के होते हैं, ये बड़े छोटे छोटे होते हैं, 2 सेंटीमीटर के होते हैं। और यह करोड़ों की संख्या में अपनी कॉलोनी बनाकर रहते हैं, अपना एक घर, जहां पे भी ये रहते हैं तो एक छोटा सा समुदाय पूरा, और करोड़ों की संख्या में एक जगह पे इकट्ठे रहते हैं ये लोग। ठीक है, बनाकर। प्रवालों का मुख्य भोजन, ये मुख्यतः क्या खाते हैं, चूना खाते हैं, क्योंकि चूना बहुत मात्रा में पाया जाता है समुद्रों के अंदर, तो वहाँ पर ये चूना से अपना भोजन करते हैं। ये खोल के अंदर रहते हैं। इनका जो आवरण होता है ऊपर से बड़ा कठोर होता है, थोड़ा कठोर होता है इनका आवरण। तो एक खोल, जैसे कछुआ होता है, कछुआ अपने खोल के अंदर चले जाता है, इसी तरीके से ये भी प्रवाल जो जीव होते हैं, इनके ऊपर भी एक खोल होती है, जो खाल होती है, मजबूत खाल होती है, उसके अंदर ये लोग रहते हैं। प्रवाल हमेशा गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रवाल जो होते हैं हमेशा गर्म जो क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों के इर्द गिर्द ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका निर्माण जो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के आसपास होता है, तो उष्णकटिबंधीय के आसपास होता है। अब देखिए कैसे प्रवाल से मूंगा चट्टानें कैसे बनती है। क्या होता है कि जब ये प्रवाल, समुद्र के अंदर जो प्रवाल जीव होते हैं वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो जब वो मर जाते हैं, जैसे ही वो मरते हैं तो ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो उनके ऊपर एक दूसरा आ जाता है। तो दूसरा जीव जब उसके ऊपर बैठ के थोड़ा सा उनको दबाता है तो प्रेस करते जाता है। इस तरीके से एक एक करके ये श्रृंखलाबद्ध एक दूसरे के ऊपर बैठ के दबते चले जाते हैं। और इसी दबाव के कारण एक प्रवाल का निर्माण होता है इस शेप के अंदर। देखिए आप ये शेप देख रहे हैं, जैसे आप लोग इस पिक्चर्स के अंदर, इस तरीके से वो एक के ऊपर एक करके वो दबते चले जाते हैं और एक ऊंचे टीले का रूप ले लेते हैं, जिसे हम चट्टान या द्वीप इस तरीके से कहते हैं। और वह मूंगे और कठोर चट्टान के रूप में आपको देखने को मिलती है, क्योंकि इसके साथ और भी चीज़ें जैसे आपका चूना, बालू, ये सब मिलकर एक कठोर बन जाता है और जो कठोर चट्टान का रूप ले लेता है और एक मूंगे चट्टान के रूप में जाना जाता है। ठीक है साथियों, तो ये प्रवाल जीव के बारे में था कि प्रवाल जीव का निर्माण कैसे होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वह भारत की समुद्री सीमा, खाड़ियां और संकरे चैनल्स। अब हम देखते हैं कि जो हमारा देश है, भारत देश है, वो क्या है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। जब जो क्षेत्र समुद्र से घिरा हुआ होता है तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे का पूरा समुद्र भारत का हो जाए या पूरे का पूरा समुद्र दूसरे का हो जाए। तो समुद्र के अंदर भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं जो विश्व स्तर पर होते हैं। उस पर यह माना जाता है
कि इतना एरिया भारत के अधिकार क्षेत्र में है, इतना एरिया कॉमन क्षेत्र के अंतर्गत है, इतना क्षेत्र स्वतंत्र है जिसमें कोई भी विचरण कर सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ अपने मानक बनाए हैं समुद्र के अंतर्गत, उसी को आज हम देखेंगे। अब देखेंगे आप कि हमारा जो समुद्री जो क्षेत्र है ये इधर गुजरात, पश्चिम में गुजरात से लेते हुए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु होते हुए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक पूरा क्षेत्र हमें देखने को मिलता है कि ये हमारा समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, तो इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत समुद्र के अंदर कहां तक की सीमा भारत के अंडर में आती है, भारत के अंतर्गत आती है और भारत इसका पूर्णतः उपयोग कर सकता है, तो वो देखने को मिलता है। तो क्या हुआ कि UNCLOS में एक समझौता हुआ 1982 में। 1982 में एक समझौता हुआ, सभी देश इकट्ठे हुए, तो सभी देशों ने एक समझौता किया। क्योंकि देखिए, जब तक हम सीमाओं का विस्तार नहीं करेंगे समुद्र के अंदर भी, तब तक क्या होगा कि हम लोग एक दूसरे के साथ लड़ते भिड़ते रहेंगे। तो इसी तरीके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समझौता हुआ, वहां पर एक बैठक हुई और उस बैठक में क्या माना गया कि हमारी कुछ नियम होंगे। इस नियमों के आधार पर हम क्या करेंगे, एक दूसरे को समुद्र को बांटेंगे कि समुद्र के अंदर इतना क्षेत्र हमारा होगा, इतना कॉमन होगा, इतना सभी लोगों के लिए होगा। तो इस तरीके से देखा गया। तो समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि 1982 में हुई। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि समुद्र पर जो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संधि जो हुई वो कब हुई, तो 1982 में हुई थी। इसके अंतर्गत समुद्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा का मतलब कि इस क्षेत्र तक का जो भाग, प्रादेशिक समुद्री सीमा के अंतर्गत का जो भाग होता है वो उसी देश का होगा। जैसे भारत का जो होगा वह पूर्णतः भारत का अधिकार होगा उस पर। जो भी दूसरे देशों से अगर कोई समुद्री जहाज आता है तो उस पर पूर्णतः कर लेने का, उनको पूर्णतः वर्जित करने का, या उनको आना है कि नहीं आना, उस पर पूरी जानकारी अपने क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र पूर्णतः किसका होगा, भारत का होगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो बांटा उन्होंने वो क्या माना, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या करा गया, इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि पूर्णता अधिकार होता है, मतलब किसी भी राज्य से देश, जैसे भारत के अंदर, भारत को देखें तो भारत का पूर्णता उस पर अधिकार होगा, उस पर साफ सफाई, सीमा शुल्क, ये सब चीजों का अधिकार उसी देश का होगा, भारत का ही होगा। ठीक है, और इसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र से यह आधार रेखा से 200 मील तक होता है और इसके अंतर्गत भारत को कुछ अधिकार है, ज्यादा अधिकार नहीं मिलते हैं लेकिन कुछ अधिकार, वहां तक सभी लोग आ सकते हैं। तो हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा देखिए, ये है हमारा प्रादेशिक समुद्र, ये भारत का क्षेत्र है, ये भारत का भूमिगत क्षेत्र है पूरा। ठीक है, भूमि, क्योंकि ये हमारा लाइन है, बॉर्डर लाइन है और यहां से समुद्र शुरू हो जाता है। तो इस मुख्य भूमि से, भारत की मुख्य भूमि से आपका 12 मील तक मुख्य भूमि से 12 मील तक, समुद्र के 12 मील तक क्या होगा, वह प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाती है। ठीक है, इस पर भारत का पूर्णतः अधिकार होगा। ये जो 12 मील तक समुद्र का जो क्षेत्र होगा उस पर भारत का पूर्णतः अधिकार होगा और भारत इस क्षेत्र पर अपने पूर्ण अधिकार होगा कि यहां पर किसे आना है, किसे नहीं आना है। ये सब भारत के ऊपर ही डिपेंड करेगा और इस पर, यहां पर आने का क्या शुल्क होगा, सब चीजों का निर्धारण भारत ही द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो होता है वो अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक होता है। यह आधार रेखा से, जो भारत का जो मुख्य भूमि है वहां से 24 मील तक होता है। इसके अंतर्गत भारत को कुछ अधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्र के अंदर पूर्ण अधिकार नहीं है लेकिन कुछ अधिकार, जैसे इस क्षेत्र के अंदर साफ सफाई का अधिकार। अगर गंदगी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे हमारे बहुत सारे जहाज और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रदूषण या वहाँ पे कचरा या बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, जमाव हो रहा है, तो उसमें उसकी देख रेख, साफ सफाई और सीमा शुल्क वसूली। और यहाँ से अंदर, अगर इससे अंदर कोई जहाज अगर आता है, 24 मील से अंदर आता है, 24 मील से आगे आता है अगर, तो इसमें क्या करा जाएगा, यहाँ का जो सीमा शुल्क की जो वसूली होगी वो भी क्या करेगी, भारत करेगी। और वित्तीय अधिकार,
बहुत सारे वित्तीय अधिकार जो यहाँ पर आने पे कि मतलब यहाँ हमारे क्षेत्र के अंदर आने में कितना शुल्क क्या लगेगा, उन सब चीज़ों का अधिकार भारत के पास पूर्णतः होता है। इसके बाद तीसरा जो क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार दिया गया, वह दिया गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। यह आधार रेखा भारत का मुख्य भूमि है, उस भूमि से 200 मील तक होती है, ठीक है, 200 मील तक होता है। इसके अंतर्गत भारत को कुछ अधिकार हैं, बहुत ज़्यादा अधिकार भारत को नहीं दिए गए, कुछ अधिकार आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपको क्या देखने को मिलते हैं ये अधिकार, आपको संसाधनों का दोहन करने का अधिकार, जो भी वहाँ पे जितने भी संसाधन, जैसे माना बात वहाँ पे पेट्रोलियम हो गया, खनिज हो गया, या कुछ भी चीज़ों का दोहन करना है अगर, तो उसका अधिकार भारत को मिलता है, ठीक है। और नए द्वीपों का निर्माण, वैज्ञानिक कार्य और अनुसंधान करने का अधिकार, 200 मील तक, समुद्र की 200 मील तक की सीमा तक भारत क्या कर सकता है, अपने नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। वैज्ञानिक कार्य मतलब जैसे अनुसंधान केंद्र वगैरह, रिसर्च सेंटर वगैरह, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का क्या कर सकता है, अपना स्थापित कर सकता है। लेकिन 200 मीटर, 200 मील, मुख्य भूमि से 200 मील से आगे का जो क्षेत्र होता है वो स्वतंत्र होता है। उसमें भारत कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता है कि जिससे उसको लाभ मिले। तो इसलिए सिर्फ 200 तक सीमा तक उनके कुछ नियम हैं। यही होता है, यही जो नियम था, ये संयुक्त राष्ट्र संधि, ठीक है, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि द्वारा ये तीन बिंदु जो थे उस पर बात करी गई, और इस पर आप लोगों की सीमा का निर्धारण कर लिया गया कि क्या क्या, कौन कौन सी सीमा तक क्या क्या आपके अधिकार क्षेत्र होंगे। तो ये आज हमने अधिकार, आपका भारत की समुद्री सीमा, खाड़ियाँ और संकरित चैनल्स के बारे में देखा, और द्वीप और प्रवाल द्वीपों के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद आगे का जो टॉपिक होगा हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम इतना ही करेंगे, और साथियों आप लोग ये सारी वीडियो को अच्छे से एक नोट्स के रूप में आप कलेक्ट कीजिए, नोट्स बनाइए। सभी परीक्षाओं के अंदर आप देखेंगे, आप पिछले कोई भी परीक्षाओं का पेपर उठा के देख लीजिए, जो टॉपिक्स मैं आपको करा रहा हूँ भारतीय भूगोल के अंतर्गत, उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। जितने भी मैं पूरा आपको भारतीय भूगोल जब तक मैं कराऊंगा, आपको टोटल आपको कंप्लीट टॉपिक्स करा दूंगा। इससे बाहर आपको, इन टॉपिकों से बाहर आपको किसी भी परीक्षाओं को आप उठा के देख लीजिए, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो साथियों मैं चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे मेहनत से आप इसे पढ़िए और अपना पूर्णतः समय इसमें वो कीजिए, लगाइए, और अपना ध्यान केंद्रित करके अपनी पूरा अच्छे से नोट्स को बनाइए और मेरे साथ इसको पढ़ते रहिए। तो कोई भी आपकी जो परीक्षा होगी वो आपकी बिल्कुल नहीं छूटेगी, और आप कहीं ना कहीं आप अपना सिलेक्शन देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।